हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम है दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये जो है बीएसई और एनएसई दोनों जगह पे लिस्टेड है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो पहले 2017 से पहले ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड थी। पहले भी दीप इंडस्ट्रीज़ के नाम से थी, आज भी दीप इंडस्ट्रीज़ के नाम से है। तो लेकिन फ़र्क है इसमें, पहले जो लिस्टेड थी वो दीप इंडस्ट्रीज़, पहले जो है दीप एनर्जी हुआ करती थी, जिसको अभी इन्होंने अलग सेगमेंट कर दिया है दीप एनर्जीज़ करके। तो वो उस कंपनी का ये लिस्टेड थी। और अभी जो दीप इंडस्ट्रीज़ लिस्टेड है वो इनकी पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है दीप CH4 लिमिटेड। तो दीप CH4 लिमिटेड को अब इन्होंने रीनेम करके दीप इंडस्ट्रीज़ कर दिया है अभी रीलिस्टिंग के बाद। रीलिस्टिंग कब हुई है इनकी? 30 अप्रैल 2021 को। अभी आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 250 करोड़ के आसपास दिख रहा है, 266 करोड़ के आसपास। और जब लिस्ट हुई थी तो 40 रुपये पर लिस्ट हुई थी। और अभी जो सिर्फ 3 महीने बाद अगर आप देखेंगे, जून में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 83 रुपये के आसपास ये शेयर प्राइस चल रहा है। और इसके ग्रो होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि इसका आप देख लीजिए कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस की ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और किस तरह से ये काम करती है। तो दीप इंडस्ट्रीज़ को समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि जो ये सेक्टर किस सेक्टर में काम कर रही है। तो ये देखिए, एक सेक्टर है गैस, एयर एंड गैस कंप्रेशन का सेक्टर हो गया। ड्रिलिंग और वर्क ओवर सर्विसेज, ये क्या होता है मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। गैस डिहाइड्रेशन सर्विसेज, और इस तरह का जो ये ऑयल और नेचुरल गैस के कंप्रेशन के फील्ड में ये काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले ये इस फील्ड में जो काम कर रही है वहाँ पे इसको जो है 3 सेगमेंट्स के अंदर समझा जाता है। तो कोई भी अगर पेट्रोल और ऑयल गैस का जो सर्विसेज होती हैं वो कैसे काम करती है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि एक सर्वे किया जाता है कि कहाँ पे जो है गैसेस निकल सकती है, कहाँ पे क्रूड ऑयल निकल सकता है, कहाँ पे पेट्रोलियम निकल सकता है। तो वो सर्वे करने के बाद सबसे पहले जो है अप स्ट्रीम सर्विसेज के तहत क्या है कि वहाँ पे एक ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ड्रिलिंग मतलब वहाँ पे एक कुआं खोदा जाएगा, जिसे हम गैस का कुआं या तेल का कुआं, इस तरह का कुआं कहेंगे। तो वो कुआं खोदा जाता है, तो वो ड्रिलिंग का ये काम करते हैं पहला। तो जो है उस सेगमेंट को जो है पहला ढूंढने का जो सेगमेंट है कि कहाँ पे तेल निकलेगा, वो अप स्ट्रीम सर्विसेज कहलाता है। तो इन्होंने जैसा कहा है यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये अप स्ट्रीम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अप स्ट्रीम सर्विसेज मतलब पहला फेज़ 1 है। फेज़ 1 जहाँ पे तेल का कुआं ढूंढा जाएगा, ड्रिल किया जाएगा, इस तरह के काम है। और वहाँ पे ये 2 तरह के काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो देखिए, पहला ड्रिलिंग का जो काम है वो देख लेते हैं कि ये इस काम को जो है ड्रिलिंग का काम है वो पिछले 13 सालों से कंटिन्यूस कर रहे हैं। और इनके पास जो है ड्रिल करने के लिए अलग अलग टाइप के हॉर्स पावर के जो है रिग्स मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह का एक मशीन होती है जिसके थ्रू जो है ड्रिल किया जाता है। तो ये ड्रिल करने की जो मशीन है वो कई सेगमेंट में कई जगह पे काम आती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तेल का कुआं खोद रहा है वहीं काम आएगी। ये मेनली आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ चलते हैं, जहाँ पे गड्ढा करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया या फिर किसी तरह का पुल हो गया, वहाँ पर जो है ये अपना इस तरह के हॉर्स पावर वाली मशीन्स जो है लेके जाते हैं और उनके थ्रू ड्रिलिंग करते हैं। अब इसका जो दूसरा सेगमेंट पे उसका नाम है दिया है IPMS, यानी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये जो काम कर रहे हैं वो ड्रिलिंग से लेकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक का सारा काम ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये ड्रिलिंग से लेकर के कंप्लीशन तक का सारा काम ये जो है इस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, जिसको ये IPMS कहते हैं। और इनके पास मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है इस काम के लिए। अब देखिए, इसके बाद इनका दूसरा काम होता है मिड स्ट्रीम सर्विसेज। तो पेट्रोलियम और गैस के सेक्टर में 3 सर्विसेज मैंने बताई आपको, अप स्ट्रीम सेगमेंट, मिड स्ट्रीम सेगमेंट और एक होता है डाउन स्ट्रीम सेगमेंट। तो अप स्ट्रीम सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे तेल का कुआं ढूंढा है, ड्रिलिंग किया है। अब इसके बाद मिड स्ट्रीम में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे हम जो तेल निकाल के लाते हैं वो सीधा कस्टमर्स कंज्यूमर्स को तो दे नहीं सकते ना। जैसे मान लीजिए इनको क्रूड ऑयल निकला है, तो उस क्रूड ऑयल को पहले रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन करने के बाद मार्केट में जो है आपको पेट्रोलियम या डीजल की फॉर्म में मिलता है। तो वो जो रिफाइन करने का प्रोसेस है वो मिड स्ट्रीम में आ जाता है। सिमिलरली अगर गैसेस की बात हम कर लें तो जो गैसेस निकलती है उसको पहले कंप्रेस किया जाता है और उस कंप्रेस में से जो लिक्विड होता है उसको निकाल दिया जाता है। और जो कंप्रेस्ड फॉर्म में जो गैस होती है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए LPG सिलेंडर हो गए या और भी तरह की जो कंप्रेस्ड गैस आती है, वो मिड स्ट्रीम काम करती है। तो कंप्रेशन का काम मेनली इसके अंदर किया जाता है। तो एयर और गैस कंप्रेशन की सर्विसेज ये देते हैं। गैस का डिहाइड्रेशन, यानी कि जो उसमें से पानी निकला, जैसे गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो गैस क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर होता है। अगर आप साइंस में थोड़ा पढ़ेंगे तो गैस वाला जो होता है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उसको आप कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब दबाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे कंप्रेसर देख लीजिए, गैस कंप्रेसर, ये इस तरह का एक
फोटो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्रेसर ये लगा हुआ है जिसके थ्रू ये जैसे ही गैस आती है उसको दबाने का काम करता है और दबा दबा के एक सिलेंडर के अंदर भरते हैं और उसमें से जो है हीट को निकालने के लिए यहाँ पे ऐसा पंखा लगा होता है जिससे वो हीट बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब गैस को दबाते हैं तो वो गर्म हो जाती है और गर्म गैस को एकदम भर नहीं सकते, उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे कूलर लगाया जाता है। तो एक यहाँ पे पिस्टन होता है जो कि गैस को दबाता है, दबा दबा के इसको जो है सिलेंडर में भरता है और जो एक लिक्विड निकलता है जो कि एक वेस्टेज है उसको जो है निकाल देते हैं पानी के फॉर्म में, वो पानी हो जाता है तो उसको बाहर कर देते हैं और जो दबी हुई गैस है, लिक्विड गैस है, उसको जो है स्टोर कर लिया जाता है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गैस कंप्रेशन का और डिहाइड्रेशन का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो गैस कंप्रेशन का जो काम है, ये इस काम में मार्केट शेयर इनके पास 95% का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो काम करते हैं मेनली रेंटल बेसिस पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्टर्ड हायर बेसिंग है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए इनके पास जो है यहाँ पे किस किस कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है इस सेक्टर में नहीं काम करते हैं। जो पेट्रोलियम का सेक्टर है ये जो है अपनी बेसिकली अपनी सर्विसेज देते हैं इन क्लाइंट्स को। आप क्लाइंट्स के नाम देख लीजिए, अडानी, गुजरात गैस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े प्लेयर और भी है, गुजरात पेट्रो नेट करके ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे नाफ्टो गैस करके CPCL दिख रहा है, निको रिसोर्स और वेदांता, ONGC बड़ा नाम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज जो कि सरकारी कंपनी है। तो ये जो काम करते हैं एक्चुअल में ये तो सारा पेट्रोलियम वाले या गैस वाला काम ये लोग करते हैं, लेकिन ये जो बीच में दीप इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी सर्विसेज इनको देता है। सर्विसेज किस टर्म्स में, इनके पास जो है कुछ इक्विपमेंट्स है जो कि ये रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं इन कंपनीज़ को। इन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा भी है कि ये रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनका ये डिहाइड्रेशन वाला काम है और उसका रेंटल और चार्टर्ड हायर बेसिस पे जो है अपने इक्विपमेंट्स को ये लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो कि इससे फ़ायदा क्या होता है, क्लाइंट्स को भी फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स भी क्या है कि हर जगह जहाँ जहाँ अपना प्लांट सेटअप करेंगे वहाँ हर बार मशीनरी तो ये खरीद के लाएंगे नहीं, तो इनका भी कॉस्ट बच जाता है क्लाइंट्स का, तो उनको जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होता है वो बच जाता है क्लाइंट्स के लिए। इसलिए ये लोग अपना इक्विपमेंट्स को रेंटल बेसिस पे दे देते हैं। यानी जो कंप्रेशर है इनके पास या फिर जो ड्रिलिंग की मशीन्स है और भी तरह की क्रेन्स वगैरह है, जो भी है इसके पास इक्विपमेंट्स हैं वो ये लोग रेंट पे या फिर चार्टर्ड हायर बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। चार्टर्ड हायर बेसिस क्या होता है, बेसिकली चार्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे कोई शिप ओनर है वो अपना शिप देता है किसी चार्टर को ताकि वो जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में अपना माल भरे और उसको एक पोर्ट से लेकर के दूसरे पोर्ट तक ले जाए, उसके बीच के लिए उसको कुछ रिनमरेशन यानी कि पैसा मिलेगा, फ्रेट। उसी तरह से ये चार्टर्ड बेसिस का है कि ये जो अपने इक्विपमेंट्स देंगे उनके बेसिस पे जो है इनका जो क्लाइंट होगा वो इनको कुछ पैसा देगा, तो वो चार्टर्ड हायर बेसिस कहलाता है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है जो कि आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली डायरेक्टली रिलायंस की तरह या ONGC की तरह डायरेक्ट पेट्रोलियम सेक्टर में नहीं है, लेकिन उन क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ उनके लिए ड्रिलिंग करना, उनके लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना या उनके कंप्रेशर्स प्रोवाइड कराना, इस तरह का इनका काम है। तो अब ये कंपनी का आप देख लिए कि स्मॉल कैप कंपनी है जिसका सिर्फ मार्केट कैप आपने देखा यहाँ पर सिर्फ 250 करोड़ का है। अब इसकी फाइनेंशियल थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये किस तरह से फ्यूचर में काम करने वाली है। अब इसकी प्रोमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो है ये फिगर 2020 या 21 का है, 20 का है सॉरी। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे 63.99% है, जो 2021 में भी उतनी है, उन्होंने डाइल्यूट नहीं किया, तो 2020 में भी वही है, 21 में भी वही है। और जो पब्लिक के पास इनके पास शेयर्स पड़े हैं वो 36, यानी रिमेनिंग शेयर्स पब्लिक के पास पड़े हैं। तो लगभग कह सकते हैं 64% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और 36% की प्रोमोटर होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है। अब इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म किया इन्होंने पिछले कई सालों में। तो ये काफ़ी कंपनी तेज़ी से ग्रो करी है। 2000 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाए थे, फाइनेंशियल ईयर 15 के अंदर जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 21 करोड़ का था, फाइनेंशियल ईयर 16 में जो 41 करोड़ का हुआ, 17 में 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और इस तरह से जो है इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी आप ये जो फिगर से लैक्स के अंदर है। अब यहाँ पे तो ये इन्होंने असेट्स वगैरह को दिखाया है कि आप यहाँ पे बैंक का जो बैलेंस शीट होती है उसको अगर आप देखेंगे जो 31 मार्च 2020 की अभी रिसेंट जो है अभी आने वाली है, वो जो आएगी इनका Q4 का रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट यहाँ पे आप 2020 का जो देख सकते हैं तो पिछले साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था इनके पास
6 करोड़ का था। ये लैक्स के अंदर फिगर है, आप इसके 2 डिजिट हटा देंगे तो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 करोड़ था, जो कि थोड़ा सा कैश इक्विवेलेंट्स कम होकर के अभी 3 करोड़ का है। लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो पिछले साल 26 करोड़ का था लगभग, वो अभी जो है 33 करोड़ का हुआ है। तो बैंक बैलेंस इनका बढ़ा है। अगर इनके पास जो है लॉन्ग टर्म में लोन्स की बात की जाए, बोरोइंग्स की बात कर ली जाए, तो नॉन करंट यानी कि 1 साल से ज़्यादा लंबी चलने वाली बोरोइंग्स की बात की जाए तो वो पिछले साल यानी 2019 में 39 करोड़ की थी, लगभग 40 करोड़ के आसपास। वो जो है बढ़ करके 56 करोड़ की हुई थी। और अभी जो है करंट बोरोइंग्स की बात की जाए तो 23 करोड़ से घट करके वो 5 करोड़ रह गई है। तो ये इनकी बोरोइंग का फिगर हो गया। और इसके अलावा जो है इन्होंने अपनी इनकम स्टेटमेंट भी दिखाया है। तो इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे इनका, तो ये पिछले साल इनका 261 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, इनकम थी, जो कि पिछले साल 2020 में थोड़ी घट करके 54 करोड़ के आसपास की थी। एक्सपेंसेस लगभग दोनों साल सेम से ही रहे, लगभग 234 करोड़ के और 239 करोड़ के बीच में रहे। तो जो प्रॉफिट निकल के आता है इनकी टोटल इनकम में से खर्चे निकालने के बाद, वो 27 करोड़ का पिछले साल था और 14 करोड़ का इस साल है, मतलब 2020 के अंदर। और उसके बाद जो है ये अगर टैक्सेस, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट घटा है बेसिकली पिछले साल से, लेकिन टैक्सेस काटने के बाद ये प्रॉफिट बढ़ गया है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ टैक्सेस ज़्यादा लगे थे 19-20 के टाइम पे, कुछ डेफर्ड टैक्सेस थे, डेफर्ड यानी पुराने टैक्सेस जो थे उनकी वजह से ये प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था पिछले साल। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आप देखते हो नेगेटिव फिगर हो जाता है। तो 360 लाख यानी 3 करोड़ 60 लाख का लॉस था। वहीं 2020 में जो है 17 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था। तो प्रॉफिट दिखाने की वजह से जो है इसका EPS बढ़ गया, सीधा 1 रुपये का नेगेटिव EPS से 5 रुपये का EPS दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी जो है इनका ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस होने वाला है रिसेंटली, अभी जून 2021 के आसपास। तो वो भी फिगर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि वो किस तरह से फिगर्स रहा है। तो ये जो है दीप इंडस्ट्रीज़ का पूरा लेखा जोखा है कि इनका किस तरह का काम है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इसमें जो है अभी ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट कैसे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस एनालिसिस को देख के सीधा इन्वेस्टमेंट करने की तरफ चले जाइए, क्योंकि एक छोटी कंपनी और रिस्की इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये अपना मेन काम जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं है। इनका काम जो है दूसरे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, इन फॉर्म्स ऑफ अपने इक्विपमेंट्स को देना। अब मान लीजिए इनके इक्विपमेंट्स किसी वजह से ख़राब होते हैं, क्योंकि इतना भारी इंडस्ट्री है, इसमें जो है इतना बड़ा काम होता है, तो इक्विपमेंट्स के ख़राब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उस वजह से इनको हर बार नए इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। और मान लीजिए जो बड़ी कंपनीज है जैसे ONGC हो गई, पेट्रोलियम में के सेक्टर में काम करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, और भी जो बड़े बड़े नाम हैं, वो क्या करते हैं, इनको हटा देंगे बीच में से, क्योंकि वो अपना खुद के इक्विपमेंट्स खरीद लाएंगे और खुद का प्लांट लगा देंगे, तो इनकी ज़रूरत नहीं बचेगी। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो इनके नेगेटिव भी चले जाते हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो रेंटल बेसिस पे ज़्यादा ऐसा सर्वाइव कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनका इतना ही बिजनेस है, ये और भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो एक छोटी कंपनी है तो इसमें आप एक सर्टेन पोर्शन में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर मेरे से पूछेंगे तो आपका जितना भी मन है इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज़ में मान लीजिए 10% की होल्डिंग रखना चाहते हैं, तो इसमें भी आप जो है कुछ परसेंट की होल्डिंग रख सकते हैं, 2 से 3% की। यानी अगर आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तो 2 से 3 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का इस वीडियो के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस चैनल पे जो है फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनीज़ की जो क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स हो गए और उनके जो शेयर मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप लोगों को अपडेटेड कराता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।